दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगी सामान यूरोप पहुंचाया जाए और हिटलर की कोशिश थी कि इस साजो सामान को यूरोप पहुंचने से पहले ही बहरे ओकियानूस में आबदोजों की मदद से डिबो दिया जाए। इसके नतीजे में अटलांटिक के समंदर में अमेरिका और जर्मनी के बहरी बेड़ों के दरमियान जो मार्के हुए उन्हें बैटल ऑफ अटलांटिक कहा जाता है। ये दूसरी जंग अजीम की सबसे तवील लड़ाई थी। आइए देखते हैं कि इस आबदोज की कहानी का अगला हिस्सा, जो हिटलर की इन चंद आबदोजों में से थी जिन्होंने अमेरिका के साहिलों के सबसे करीब ऑपरेट किया। समंदर अचानक तेज हो चुका है। कश्ती इस कदर हिल रही है कि कैमरा पकड़ के खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। कैमरे के लेंस पे पानी के छींटे आ गए हैं। 2 आदमियों को उल्टियां शुरू हो गई हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि इससे पहले कि मुझे उल्टियां शुरू हो जाएं, किसी तरह समंदर में उतर जाऊं। मगर डाइव साइट अभी आधा घंटा और दूर है। Dip your mask, or is it okay? It's all right. Just sprayed anti-fog on it. U-352 115 फुट की गहराई में डूबी हुई है। इसका मतलब है कि ये एक डीकम्प्रेशन डाइव होगी। आखिर वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था। हमारी कश्ती जिस जगह रुकी हुई है वो U-352 से बिल्कुल ऊपर है। समंदर की गहराई एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है। जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती जाती है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जब एक डाइवर इन गहराइयों में सांस लेता है तो उसके जिस्म में नाइट्रोजन जमा होनी शुरू हो जाती है। U-352 115 फुट की गहराई में डूबी हुई है। हमारे डाइव कंप्यूटर्स ये बताते हैं कि 115 फुट की गहराई में नो डीकम्प्रेशन लिमिट सिर्फ 18 मिनट है। यानी इस गहराई में हम सिर्फ 18 मिनट गुजार सकते हैं। इसके बाद जिस्म में नाइट्रोजन खतरनाक हद तक जमा होनी शुरू हो जाएगी और हमें समंदर से निकलने से पहले 10 फुट की गहराई में वक्त गुजारना पड़ेगा। इसे डीकम्प्रेशन डाइविंग कहा जाता है। मगर फ़िलहाल हमारा इरादा यही है कि 18 मिनट के अंदर अंदर ये डाइव कंप्लीट करके सतह पर वापस आ जाएं। 1942 में दूसरी जंग अजीम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक फैल चुकी थी। वैसे तो हिटलर की आबदोज़ें इस पूरे अरसे मसरूफ़ रही थी। इनके ज़्यादातर ऑपरेशंस यूरोप के करीब और अटलांटिक के दरमियान में हुआ करते थे। मगर 1942 के शुरू में जर्मनी की हाई कमांड ने यह फैसला किया कि ये जंग, जो ज़्यादातर यूरोप में महदूद रही है, इसे अब अमेरिका के दरवाजे तक ले जाया जाए। इस काम की जिम्मेदारी जर्मन नेवी की सबमरीन फोर्स पे थी। अभी तक तो हिटलर की सबमरीन्स को काफ़ी कामयाबी हुई थी, मगर ये जंग अमेरिका के समंदरों में ले जाने के लिए इन्हें अटलांटिक यानी बहरा ओकियानूस पार करना था। 1942 की ज़्यादातर सबमरीन्स इतना तवील फासला तय करने के लिए नहीं बनी थी। यही वजह थी कि अमेरिका की फ़ौजी क़यादत अपने साहिलों के इतने करीब सबमरीन्स के हमले की तवक्को नहीं रखती थी। U-352 भी उन्हीं सबमरीन्स में से थी जिसने सन 1942 में अटलांटिक पार किया। इसको 3 हफ्ते लगे ये तवील सफ़र तय करने में और इसके बाद इसने नॉर्थ कैरोलिना के साहिल के करीब हतफ तलाश करने शुरू कर दिए। To do is basically stop the oil and gas traffic. If they could halt the oil,
the United States couldn't enter the war. They couldn't send their अगर ships, हिटलर की बहरी अफवाज तेल की सप्लाई को यूरोप तक पहुंचने से रोक देती तो अमेरिका जंग में शरीक नहीं हो सकता था। इत्तेहादी अफवाज यूरोप में बगैर तेल के होती। नॉर्थ कैरोलिना इस लिहाज से बहुत अहम जगह है क्योंकि यहाँ समंदर की गहराई बहुत कम है और गहरा समंदर बहुत आगे से शुरू होता है। अमेरिकी इंतजामिया की तरजीहात यहाँ मुख्तलिफ थीं। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके शहरियों को एहसास हो कि हमारे साहिलों से हम पर हमला होने का खतरा है। इस वजह से उन्होंने पूरे शहर में इसी तरह से बत्तियां जलने दी जैसी हालत अमन में जलती हैं। इस वजह से यू बोट्स के कप्तानों के लिए बहुत आसानी हो गई। वो खामोशी से गहराइयों में बैठे रहते और जहाज गुजरने का इंतजार करते। U-352 भी गहराई में बैठी इंतजार कर रही थी कि कोई बहरी जहाज उसके सामने से गुजरे। आखिर मई की 9 तारीख को U-352 के सामने से एक जहाज गुजरा जिस पर इसने टॉर्पीडोज फायर किए। ये जहाज कोस्ट गार्ड की शिप इकरस थी। They fired 2 torpedoes, both of them missed. At that point, the Icarus turned around at full speed, came back on U-352 and started depth charging the sub. डेप्थ चार्ज एक ऐसा बॉम्ब होता है जो खुसूसन सबमरीन को तबाह करने के लिए बना होता है। ये समंदर की गहराइयों में जाकर फटता है। इकरस ने समंदर की गहराइयों में डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू कर दिए। डेप्थ चार्ज के धमाकों से U-352 में पानी भरना शुरू हो गया और इसके कैप्टन ने गहराइयां छोड़कर सतह समंदर की तरफ आना शुरू कर दिया। They eventually forced the sub to surface. उन्होंने सबमरीन को सतह पर आने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही उसका अमला हथियार डालने के लिए बाहर निकला उस पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। आखिर सबमरीन उनके पैरों के नीचे से डूब गई। 1 घंटे के बाद उन्हें कोस्ट गार्ड्स की तरफ से ये ऑर्डर मिला कि वो वापस जाकर सबमरीन के तैरते हुए अमले को लेकर आएं। U-352 के 46 के अमले में से 13 हलाक हुए और 33 को समंदर में से उठा लिया गया। इसके बाद U-352 समंदर की गहराइयों में चली गई, उन 13 आदमियों समेत जो आबदोज से बाहर नहीं निकल सके थे। अगले 33 साल तक U-352 अटलांटिक की गहराइयों में पड़ी रही और कोई इस तक नहीं पहुंच सका। आज इन्हीं गहराइयों में हम उतरे हुए हैं। और हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई है U-352। U-352 को 1975 में एक डाइव टीम ने ढूंढा और इस डाइव टीम में शामिल थे जॉर्ज प्यूरोफॉय। Started looking for it back in the early 70s. हमने 1970 की दिहाई में इस सबमरीन को ढूंढना शुरू किया। मेरे एक दोस्त क्लॉड हॉल ने इस सबमरीन पर बहुत तहकीक की। उसी को देखते देखते मुझे और मेरे दूसरे साथियों को भी दिलचस्पी पैदा हुई और हम उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे। वो अक्सर इस सबमरीन की तलाश में निकला करता था और हम भी उसके साथ हो लिया करते थे। When they first came out with the C. Loran system, which is the navigation. जब सी लोरान सिस्टम इजाद किया गया जो कि एक नेविगेशनल सिस्टम है तो इससे काम बहुत आसान हो गया। हमने क्लॉड हॉल की इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में डाली और इत्तफाकन ये एक ऐसा दिन था जब वो हमारे साथ नहीं जा सका था और जब तलाश शुरू की तो ये फौरन मिल गई। जैसे जैसे डाइवर गहराइयों में उतरता है ऑक्सीजन उसके दिमाग को नशे की हालत में करना शुरू कर देती है। इसको नाइट्रोजन नारकोसिस कहा जाता है। जैसे जैसे ये गहराइयाँ बढ़ती जाती हैं दिमागी कैफियत भी बिगड़ती जाती है। 115 फुट की गहराई में इंसानी दिमाग की वो हालत हो जाती है जो मार्टीनी शराब के 2 गिलास पीने के बाद होती है। इसको मार्टीनी इफेक्ट कहा जाता है। मार्टीनी इफेक्ट की वजह से मामूली काम जैसे रस्सी में नॉट लगाना या कैमरे को रिवाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस वक्त हमारे जहन भी काम करने से इनकार कर रहे हैं। सबमरीन का कॉनिंग टावर नजर आना शुरू हो गया है। लड़ाई के दौरान जब U-352 पर डेप्थ चार्जेस गिराए जा रहे थे तो उनमें से एक डेप्थ चार्ज नहीं फटा था। यह समंदर की तह में जाकर बैठ गया था। आज इतने साल के बाद यह डेप्थ चार्ज इसी तरह मट्टी में दफन है। क्योंकि इस गहराई में मार्टीनी इफेक्ट की वजह से मेरा जहन काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने इस डेप्थ चार्ज की डेटोनेशन कॉर्ड खींचना शुरू कर दी। अचानक मुझे ख्याल आया कि यह समंदर की गहराई में फटने वाला बॉम्ब है, इसे ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है।
थोड़े से फासले पर एक और चीज बड़ी नजर आई। या तो ये U-352 का चलाया हुआ वो टॉर्पीडो है जो अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका, या ये U-352 का कोई और हिस्सा है जो ज़ेरे समंदर धमाकों की वजह से उसकी मेन बॉडी से अलग हो गया। मगर इतने सालों के बाद इस बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। अब्दुल अजीज खान की इस एक्सपीडिशन और दूसरी जंग अजीम के दौरान लड़े जाने वाले इस तवील बहरी मार्के की कुछ मजीद तफसीलात आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।